चैप्टर 17 डिस्कस करना है विच इज़ अबाउट इंटरनेशनल लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सो लास्ट वीक हमने फाइनेंसिंग साइड देखी थी लॉन्ग टर्म, लेकिन आज हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट साइड। सो की ऑब्जेक्टिव्स जो होने वाले हैं आज के इस चैप्टर के, दे आर टू कंसिडर द चॉइस बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। तो कंपैरिजन हमें करना है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स बेहतर हैं या फॉरेन। फिर रिस्क और रिटर्न का जो रिलेशनशिप है वो हमें क्लियर होना चाहिए। टैक्सेशन के इफेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट टैक्स रेट्स, ऑब्वियसली डोमेस्टिक टैक्स रेट्स डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल टैक्स रेट्स, तो उनका क्या इफेक्ट होगा। फिर डाइवर्सिफिकेशन जो है उसका कोई फ़ायदा भी होता है हमें या नहीं। सो बेसिकली हमने उसके इफेक्ट्स देखने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड पे, तो हम जो है उस इफेक्ट को मॉनिटर करेंगे। फिर हमने कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल तो पढ़ा है। हम चूंकि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स में जा रहे हैं और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स में जा रहे हैं, तो हमें फिर इंटरनेशनल कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सो टू स्टार्ट विद फॉरेन बॉन्ड्स में जो इन्वेस्ट करना है वो प्रेफर करेंगे आप फॉरेन बॉन्ड्स में आप प्रेफर करेंगे अगर आपके जो एक्सचेंज रेट है, चेंज इन एक्सचेंज रेट है वो ग्रेटर हो डोमेस्टिक माइनस फॉरेन इंटरेस्ट रेट से। अब इसको अगर आप देखें कि डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट आपका 10% हो या फॉर दैट मैटर 11% हो, आपका फॉरेन इंटरेस्ट रेट 3% हो, तो ये तकरीबन आपका 8% बनता है। इसका मतलब ये है कि आपका ये जो एस एस डॉट जिसे हम चेंज इन स्पॉट रेट कह रहे हैं, यानी एक्सचेंज रेट में जो फ्लक्चुएशन है वो अब 9% होगी तो वो इससे ग्रेटर होगा ना। तो इसलिए अगर ये कंडीशन हो तो फिर आप फॉरेन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप जो है वो फॉरेन जो है वो जो इन्वेस्टमेंट है उस पर भी आप अर्न करोगे, और आप जो एक्सचेंज रेट है उसके डिफरेंस की वजह से भी आप अर्न करोगे, तो इस वजह से फॉरेन बॉन्ड्स इस केस में प्रेफर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इक्वेशन अपोजिट हो जाए कि आपका जो एस है वो आपका लेस हो जाए आर माइनस आर स्टेरिक से, तो ये आपका जो है फॉरेन बॉन्ड्स आपकी प्रेफर नहीं होंगे। इसका मतलब ये होगा कि डोमेस्टिक बॉन्ड्स आपको प्रेफर करने चाहिए। फिर हमने कहा टैक्सेस का इफेक्ट होता है, तो फॉरेन बॉन्ड्स प्रेफर होंगे अगर आपका जो रिलेशनशिप है वो वही है एस एस डॉट जो है वो ग्रेटर हो आर माइनस आर से, लेकिन यहाँ पे एक मल्टीपल आ गया आपका, मल्टीपल आ गया आपका टैक्स रेट का। तो 1 माइनस टैक्स रेट और 1 माइनस टैक्स रेट। तो यहाँ पे अब आपने देखना है कि आपका डोमेस्टिक टैक्स रेट क्या है और फॉरेन टैक्स रेट क्या है। ये जो यील्ड है वाई से जिसे हम नोट कर रहे हैं, ये आपके जो है जो बॉन्ड यील्ड या जो उसका बेनिफिट है उस पे जो आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका फॉरेन टैक्स रेट होगा, और टी के जो है ये बेसिकली आपका लोकल टैक्स रेट कहलाएगा।
अब अगर आपके जो रेट्स हैं वो डिफरेंट हो जाएं तो फॉरेन बॉन्ड्स कब कब आप प्रेफर करोगे? अब यहाँ पे थीम है, आप यहाँ पे जो लोकल टैक्स रेट है उसको वाई से नोट कर रहे हैं और जो लोकल इंटरेस्ट रेट है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका आफ्टर टैक्स आपका जो है वो इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। सो आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट रेट जो है वो आप लोकल और फॉरेन दोनों का जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उनका जो डिफरेंस लेते हैं, अगर वो डिफरेंस स्मॉलर हो चेंज इन इंटरेस्ट रेट से, तो इसका मतलब ये है कि फॉरेन बॉन्ड्स जो है वो आप प्रेफर करोगे। ये तो था अभी तक बॉन्ड इन्वेस्टमेंट के हवाले से। अब हम देखते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट के हवाले से। रिटर्न ऑन इक्विटी इन्वेस्टमेंट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। वो दो कंपोनेंट्स क्या हैं? एक तो डिविडेंड यील्ड है कि हमें डिविडेंड एज ए बेनिफिट कितना मिल रहा है, और दूसरा कंपोनेंट होता है हमारा प्राइस चेंज का। तो यहाँ पे उसने रेट ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन का, तो ये बेसिकली प्राइस चेंज ही है। इसको कैपिटल एप्रिसिएशन इसलिए कह रहे हैं कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कोई इजाफा हुआ है या नहीं हुआ। सो वो इजाफा फ्लोटिंग भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। सो आपने एफएक्सएम के केस में देखा था, जब आपकी ओपन पोजीशन होती थी तो वो फ्लोटिंग था, और जब आपका जो है वो क्लोज पोजीशन करते थे तो जो है वो आपका रियलाइज्ड बेनिफिट या लॉस होता था। तो ये जो फ्लोटिंग एलिमेंट भी इसमें शामिल हो तो वो रेट ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन कहलाता है। सो आप जो रिटर्न है वो कैलकुलेट करने का हमने फार्मूला आपको बताया था कि एंडिंग वैल्यू ओवर बिगनिंग वैल्यू। सो बिगनिंग वैल्यू तो हमारी प्राइस है। सो ये हमारी जो है वो एंडिंग वैल्यू आ गई, जिसको हम डेल्टा P1 से लिख रहे हैं, और ये जो एडिशनल बेनिफिट हमें मिल रहा है उस प्राइस को खर्च करने से वो D1 था। तो इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो ये आपका ओवरऑल रिटर्न बन जाता है, और इसको आप लिख सकते हैं, ये जो D1 ओवर P0 था ये डिविडेंड कंपोनेंट का रिटर्न है D, और ये जो प्राइस कंपोनेंट है, प्राइस में जो चेंज है उसका जो बेनिफिट है उसको हम ए से लिख रहे हैं, एप्रिसिएशन का ए हम लिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल जो रिटर्न है हमारा दो कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है, डिविडेंड और एप्रिसिएशन, प्राइस एप्रिसिएशन। से इन कंपोनेंट्स पे हम जो है वो अपना ओवरऑल रिटर्न जो है वो कंप्यूट कर सकते। फिर हमने कहा था कि हम फॉरेन वर्सेस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स को जो है वो कंपेयर करेंगे। सो फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज प्रेफर्ड इफ, अब यहाँ पे कंडीशन दो कंपोनेंट्स की आ गई है। वहां पे था हमारे पास R माइनस आर स्टार, एक ही फैक्टर था ना, क्योंकि जो बॉन्ड्स पे रिटर्न है वो इंटरेस्ट रेट से हम जो है वो डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट है, एक डिविडेंड है यानी डोमेस्टिक डिविडेंड फॉरेन डिविडेंड से एडिशनल हो, और एप्रिसिएशन जो है वो डोमेस्टिक की फॉरेन से एडिशनल हो, उनका सम लें, और वो सम जो है वो छोटा हो चेंज इन प्राइस जो फॉरेन एक्सचेंज है, बेसिकली चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज, जिसे हम एफ डॉट से लिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि फिर हम फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट को प्रेफर करेंगे। अगर ऐसा ना हो इसका मतलब यह है कि फिर हम डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स को प्रेफर करेंगे। और इसी पे अगर टैक्सेस का इफेक्ट देखें हम, तो अब वही कंपोनेंट जो है जो हमारा था, इसको इसने डी माइनस डी स्टायरिक और ए माइनस ए स्टायरिक लिखा है। ये जो ब्रैकेट है वो यहाँ भी होनी चाहिए
हम पहले इस कंपोनेंट को सॉल्व करेंगे और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्योंकि ये इसका आंसर एक नंबर आएगा और वो टैक्स डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई होगा तो हमें रिटर्न मिलेगा। तो आपका ये जो डोमेस्टिक टैक्स रेट है और वो जो यील्ड की वजह से आ रहा था ये फॉरेन टैक्स रेट है। हेलो। अच्छा, और स्क्रीन भी नजर आ रही है आप लोगों को? अच्छा, समहाउ जो है वो मेरे सामने जो है वो सिस्टम मेरा हैंग हुआ हुआ आ रहा है और मैं इस वजह से कंफ्यूज हूँ कि अब मैं इसको या तो रीबूट करूँ, रीस्टार्ट करूँ। चलिए मैं इसको शायद ये, हाँ, जूम मीटिंग इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। जी सर, शेयर हो गया। हम एक आध मिनट और दे देते हैं ना, बाकी दोस्त जो रीजॉइन होने हैं उन्हें थोड़ा सा टाइम दे देते हैं।
ओके, आई गेस पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू रीजॉइन। जो जितने आने थे वो आ चुके हुए हैं, सो वील कंटिन्यू। तो हम बात ये कर रहे थे कि आपका जो ये डिफरेंस था आपका डी माइनस डी स्टैटिक और ए माइनस ए स्टैटिक, इनका सम मल्टीप्लाइड बाय डोमेस्टिक, ये डोमेस्टिक वाई था और फॉरेन जो है हम के ले रहे थे। इनके टैक्स रेट्स के डिफरेंशियल को अगर हम देखें और वो हमारा चेंज इन एक्सचेंज रेट से लेस हो तो हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रेफर करेंगे, अदरवाइज हम डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को जो है वो प्रेफर करेंगे। अगर आपके टैक्स रेट्स डिफरेंट हो जाएं तो जैसे लास्ट में हमने किया था, जो डोमेस्टिक टैक्स रेट्स हैं उनको डोमेस्टिक उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आफ्टर टैक्स डिविडेंड्स आ जाएंगे हमारे पास। ये हमारे पास है वो आफ्टर टैक्स फॉरेन डिविडेंड्स आ जाएंगे। ये हमारे पास आफ्टर टैक्स एप्रिसिएशन डोमेस्टिकली आ जाएगी और ये आफ्टर टैक्स एप्रिसिएशन फॉरेन में आ जाएगी। तो इन चारों का जो एलिमेंट है उसको अगर हम कंबाइन करें और वो जो सम है वो एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल से लेस हो तो हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रेफर करेंगे, अदरवाइज हम लोकल इन्वेस्टमेंट को प्रेफर करेंगे। जी एनी क्यूरी यहाँ तक? अच्छा, अब नेक्स्ट जो फैक्टर था जिसको हमने डिस्कस करना था आज के लेक्चर में वो था इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट। डाइवर्सिफिकेशन करते क्यों हैं हम? रिस्क को जो है वो मिनिमाइज करने का एक बेहतरीन तरीका है ये। हम एक में इन्वेस्ट करते हैं तो हम उस इन्वेस्टमेंट में जितना रिस्क है हम उतना ही बियर करना पड़ता है, हम उसको कम नहीं कर सकते। तो जब हम एक से दो एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हम सोच समझ के ये दो एसेट्स ऐसे ऐसे कलेक्ट करते हैं कि एक में जो रिस्क था वो किसी हद तक कम हो जाए जब दूसरे में हम इन्वेस्ट करते हैं। यानी हम फिर ऐसी इन्वेस्टमेंट चूज करते हैं ताकि जो हमारा रिस्क का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें कंबाइंड रिस्क जो है वो रिड्यूस करके दे। फॉर एग्जांपल एसेट ए को हम लेते हैं, एसेट ए में 10% रिस्क था। जब तक हम उसी में इन्वेस्ट करते रहेंगे हमें 10% रिस्क रहेगा। लेकिन हम एक और एसेट लेते हैं, एसेट बी, जिसमें 7% रिस्क है। तो इंडिविजुअली अगर बी में हम हमेशा इन्वेस्ट करते रहेंगे तो 7% रिस्क होगा। अगर हम ये कहें कि हम दोनों में कंबाइंड इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और इन्वेस्टमेंट की रेशो बना लेते हैं 50-50, तो आधा पैसा उधर लगा देंगे आधा पैसा उधर लगा देंगे, तो हमारा जो कंबाइंड रिस्क होगा दोनों एसेट्स का वो तकरीबन 8.5% होगा। मैं तकरीबन इसलिए कह रहा हूँ कि पोर्टफोलियो में जो रिस्क कैलकुलेशन का फार्मूला है वो थोड़ा डिफरेंट है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। फिर भी हम आज इसको एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट हमने इस चैप्टर के हवाले से साथ साथ डिस्कस करनी है आगे चल के, उसमें हम उसको देखते हैं कि वो कैसे हम उसको टैकल कर सकते हैं। तो ये हमारा 8.5% आएगा अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्टली नहीं होगा क्योंकि इसमें हमने पोर्टफोलियो में जब जाते हैं तो हमने एक और रिस्क लिया पड़ा था, वो था कोवेरियंस, या हमने कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट जैसे पढ़ रखा है। तो जब आप इंडिविजुअल होते हैं तो फिर तो आपको किसी और के इफेक्ट को देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप दो साथ हैं तो फिर आपको कोरिलेशन और कोवेरियंस के फैक्टर्स को अकोमोडेट करना होता है और उसकी वजह से आपकी जो ओवरऑल रिस्क की एपेटाइट है या रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे इनकी कंबाइंड जो रिस्क है वो रफली हम कह रहे हैं कि वेटेड एवरेज को हम यूज़ करें तो हमें ये पता लगेगा कि 8.5 के करीब करीब हमारे पास रिस्क है। जबकि
एसेट ए में इन्वेस्ट करते तो 10% रिस्क उठा रहे थे, जब एसेट बी में इन्वेस्ट करते तो 7% रिस्क हमें लेना पड़ता था। तो 8.5% हमारी ऑन एवरेज जो है लेना पड़े अगर दो एसेट्स में इन्वेस्ट करने से। और आपको ये भी पता है कि रिस्क का डायरेक्ट इफेक्ट होता है रिटर्न के साथ। तो जब आप 10% रिस्क ले रहे थे, फॉर एग्जांपल आपका रिटर्न 15% था, लेकिन जब आप 7% रिस्क ले रहे थे तो आपका रिटर्न 10% था। अब इन दोनों को कंबाइंडली आप इन्वेस्ट करके और 8.5 का रिस्क ले रहे हैं तो आपका रिटर्न शायद 13% पे खड़ा हो। तो उसके बेनिफिट अकॉर्डिंगली आपको साथ साथ मिलते रहते हैं। तो ये जो हम रिस्क मिनिमाइजेशन की जो बात कर रहे थे, वो इसी तरह से हो सकती है कि आप जो है वो डाइवर्सिफाई करें अपनी इन्वेस्टमेंट को। अब डाइवर्सिफिकेशन न्यूमरस फेज में हो सकती है। क्या आप हमेशा ऑयल सेक्टर की इक्विटी में इन्वेस्ट करते थे तो ऑयल सेक्टर से आप एनर्जी सेक्टर में चले जाएं तो डाइवर्सिफिकेशन है। आप एनर्जी सेक्टर से लेट से टेक्सटाइल सेक्टर में इन्वेस्ट करना शुरू हो जाएं तो आपकी डाइवर्सिफिकेशन है। और जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन की तो हम ये कहते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में डोमेस्टिक इक्विटी या डोमेस्टिक कंपनीज के शेयर्स तो आए ही हैं, हम इंटरनेशनल मार्केट से भी शेयर्स परचेज करके अपने पोर्टफोलियो में जब शामिल करेंगे तो उसकी वजह से हमारा जो रिटर्न है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा और रिस्क जो है उस डाइवर्सिफिकेशन की वजह से कम हो जाता है। इसी वजह से उसने कहा है कि डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस रिस्क इफ द रेट्स ऑफ रिटर्न आर लेस देन परफेक्टली कोरिलेटेड। तो जो दोनों के रिटर्न्स हैं वो परफेक्ट कोरिलेशन से कम हो तो। So rate of return in different countries are likely to be less positively correlated than those from the same country. So एक ही कंट्री की जो जो रिटर्न्स हैं वो तो यूनिडायरेक्शनल होंगी ना। एक कंपनी का जो बिहेवियर है वो बाकी कंपनीज का बिहेवियर भी जो है वो उसी तरह से पोर्ट्रे हो सकता है, लेकिन जब इंटरनेशनली हम देखते हैं तो वो डिफरेंट होता है। तो इसकी वजह से आपको जब डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट्स बड़े आराम से मिल जाते हैं। अब अगर आप शेयर प्राइसेस देखें ऑस्ट्रेलिया में, तो हमने 1988 को जो है वो 100 अज्यूम किया, उसके बाद से मार्केट का बिहेवियर अगर आप देखें तो यहाँ पे उसने मैक्सिमम लेट से 230 को टच किया, 2002 तक की बात। सो ये जो फ्लक्चुएशंस हैं ये प्रॉमिस कर रही हैं आपको कि आपको बेनिफिट होगा और आप इसमें इन्वेस्ट करें तो आप अच्छे रहेंगे। अब ये देखिए, और ये आपको क्लियरली बता रहा है कि आपका ट्रेंड है। जिसने यहाँ 100 पे ख़रीदा है वो यहाँ पे 230 पे 220 पे बड़े आराम से इसको सेल कर सकता है। तो ये उसका प्राइस गेन कर रहा है। उसी की कंटिन्यूएशन जो है वो हम शेयर प्राइसेस की देख रहे हैं यूएसए में। तो यहाँ पे जो है 1988 को हमने 100 अज्यूम किया था, ये आपका 100 होगा। और इसमें अगर आप फ्लक्चुएशन देखें तो ये देखिए तकरीबन 450 तक को टच किया इसमें, और यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू है वो आपको 350 से प्लस का नजर आ रहा है। तो ये जो प्राइसेस में फ्लक्चुएशन का डाटा ये भी बता रहा है आपको कि ये पॉजिटिव ट्रेंड है, और इस टाइम पीरियड में जिसने इन्वेस्ट किया है उन्होंने बहुत प्रॉफिट अर्न किया। अब आप देखें ना, जिसने 100 की एक चीज़ खरीदी है और जस्ट विद इन 10 ईयर्स वो तकरीबन 4.5 टाइम्स तक चली जाए, दैट्स ए ह्यूज सक्सेस। और ये यूएस मार्केट में आपको ये फ्लक्चुएशन नहीं नज़र आ रही, ये कंटिन्यूस अपवर्ड ट्रेंड नज़र आ रहा है। ये यूँ समझिए कि ये सारा ग्रोथ का टाइम पीरियड है कम यूएस मार्केट का। फिर इसी तरह अगर आप जापानीज येन में देखेंगे शेयर प्राइसेस को,
तो जापानीज कंपनीज की जो शेयर प्राइसेस हैं आप देख सकते हैं कि वो 100 से स्टार्ट हुई और उसमें आपको डाउनवर्ड ट्रेंड नजर आता है। इसका मतलब ये कि जापानीज कंपनीज में इन्वेस्ट करना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इन्वेस्टर के लिए, अगर वो ये सोच के जा रहा है कि उसने इंटरनेशनली डाइवर्सिफाई करना है अपनी इन्वेस्टमेंट को। सो इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन का जो फैक्टर है वो यहाँ पे वो अचीव नहीं कर पाएगा, जबकि वो ऑस्ट्रेलिया और यूएस मार्केट में बड़े आराम से वो अचीव कर सकता है। इसी तरह आपके पास यूके की एग्जांपल है, आप देखें कि वो भी एक पॉजिटिव ट्रेंड है, यहाँ से 100 से ही स्टार्ट हुआ और आप देखते हैं तो मैक्सिमम तकरीबन 340 तक जाता है और फिर डिक्लाइन भी हुआ 250 पे आकर जो है वो फिर दोबारा रिकवर कर रहा है। तो ये अप्स एंड डाउन्स खैर मार्केट के साथ आती रहती हैं, लेकिन आपको ये मार्केट्स का डाटा और उनकी प्राइसेस, शेयर प्राइसेस की मूवमेंट से है वो क्लियरली बता रही हैं कि आपको जो इंटरनेशनल इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिटेबल हो सकती है यूनाइटेड किंगडम में, यूएसए में या ऑस्ट्रेलिया में। अब रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हमने कहा था कि वो कैलकुलेट हो रहा है आपके जो ए फैक्टर है, और ए फैक्टर क्या था आपका, बेसिकली डी प्लस ए था। डी क्या था, डिविडेंड्स, और ए अप्रिसिएशन, और दूसरा फैक्टर था आपका चेंज इन स्पॉट रेट। जो एक्सचेंज रेट में जो फ्लक्चुएशन आ रही है उस चेंज को हमने एस डॉट से लिखा है, तो ये आपका जो है वो रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला हो जाता है। और इस पे जो रिस्क लेना है तो आप ये देखिए कि हमने कहा एसेट ए है हमारे पास एक, और दूसरा फैक्टर है हमारे पास एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन, जो चेंज इन इंटरेस्ट रेट था जिसे हम एस डॉट कह रहे थे। अब ये उनकी इंडिविजुअल वेरिएंसेस हैं, यानी ए की वेरिएंस को हमने सिग्मा स्क्वायर लिखा है और यहाँ पे एस डॉट की वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर लेगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे हम वो जो अगला फैक्टर था रिकॉल करें, हम कह रहे थे कि पोर्टफोलियो का रिस्क फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एडिशनल फैक्टर आता है, तो यहाँ पे 2 सिग्मा ए और एस, तो ये आपका जो कोवेरिएंस है वो फैक्टर आ गया कि ए और एस को साइमल्टेनियसली हमने उसकी कोवेरिएंस देखनी है। इंडिविजुअली तो वो हमें पता है उसमें जो कितना वेरिएंस है वो है सिग्मा स्क्वायर एस डॉट और यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर ए, तो इन दोनों फैक्टर्स का इंडिविजुअल तो हमें पता लग गया। अब उनका कंबाइंड जो है फैक्ट अगर हमें पता लग जाए तो हम इसको जो सिग्मा ऑफ पोर्टफोलियो है वो बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जब हम कह रहे हैं कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स को जो है वो एक्सटेंड करना चाहिए और इंटरनेशनली डाइवर्सिफाई करना चाहिए आपको, तो कॉन्सेप्ट ये है कि आप डोमेस्टिक और फॉरेन सिक्योरिटीज़ को कंबाइन करें और अपना एक पोर्टफोलियो बनाएं। तो पोर्टफोलियो का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो अभी हम देख के आए हैं, वो क्या होगा, डोमेस्टिक का वेटेड, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स का वेट कि उनमें कितनी इन्वेस्टमेंट की है उसको मल्टीप्लाई करें उसके रिस्पेक्टिव रिटर्न से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का वेट उसको उसके रिस्पेक्टिव रिटर्न यानी फॉरेन रिटर्न से मल्टीप्लाई करें, और इन दोनों को अगर हम सम करें तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न आ जाएगा अगर आपने डोमेस्टिक प्लस फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं तो। इसी तरह आप उस पर वेरिएंस या रिस्क फैक्टर भी कैलकुलेट कर सकते थे। ये पोर्टफोलियो रिस्क कहलाएगा हमारे पास, सिग्मा स्क्वायर जो है वो उसका फार्मूला अभी हमने कहा था क्या था, हम ये जो इक्वेशन है रिटर्न्स की उसी का स्क्वायर ले रहे हैं, तो बेसिकली ये डब्ल्यू स्क्वायर और ये इसको आर स्क्वायर होना चाहिए, इसको भी आर स्क्वायर होना चाहिए।
तो इसको प्लीज़ करेक्शन कर लीजिएगा नोट्स में। बुक में जो है वो इसको आर स्क्वायर ही लिखा होगा, उसमें सूलन ये आर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक हो गया। तो हम बेसिकली डब्ल्यू स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाता है, और जो है वो फिर डब्ल्यू स्टैरिक स्क्वायर और आर स्क्वायर आ गया। ये तो फैक्टर थे हमारे जो पहले से हमारे पास थे। क्योंकि हम सिग्मा ले रहे हैं तो ये अब सिग्मा स्क्वायर आएगा किसका, आर का, और ये सिग्मा स्क्वायर होगा आर स्टैरिक का। तो इन दोनों रिटर्न्स का हम जो है वो इंटरनल रिस्क भी फाइंड आउट कर लेंगे। जब इंटरनल रिस्क है हमारे पास तो फिर हम एक्सटर्नल रिस्क की बात करेंगे, और वो +2 डब्ल्यू और डब्ल्यू स्टेरिक आ जाएगा, यानी दोनों वेट्स आ गए हमारे पास। ये बेसिकली अगर आप रिकॉल करें तो a + b का होल स्क्वायर जब हम लेते हैं तो हम कहते हैं a² + b² + 2ab, तो ये 2ab है बेसिकली। सो इसमें जो इंडिविजुअल सिग्मास हैं, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर नहीं है प्लीज़, यहाँ पे सिग्मा उसने ठीक लिखा है, सिग्मा आर और सिग्मा आर स्टेरिक, वो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करना है, और फिर आपको कोवेरियंस पता हो या ये जो साइन है ये बेसिकली कोरिलेशन का है। सो आपको आर और आर स्टेरिक के दरमियान में कोरिलेशन फाइंड आउट करनी है, और इसको आप जो है रिजॉल्व करेंगे तो ये आपका सिग्मा स्क्वायर पोर्टफोलियो का वेरिएंस आ जाएगा। सो आर पी बेसिकली पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट। ओके जी, हम कंटिन्यू करते हैं इसको फिर। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि आपके पास एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो या ओवरऑल वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो आ जाएगा, और आपके पास जो रिस्क है, रिस्क हमने बार बार कहा है कि वो सिग्मा होता है, ये बेसिकली वेरिएंस फाइंड आउट हो रहा है। तो इस सारी इक्वेशन का ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है, अगर हम जहन में रखें तो इस सब को अगर हम अंडर रूट ले लें राइट साइड को, तो ये हमारे पास सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, फिर सॉरी सिग्मा हो जाएगा, ये सिग्मा ऑफ पोर्टफोलियो आ जाएगा, आर पी का सिग्मा आ जाएगा, और उसको जो है वो हम कह सकते हैं कि वो बेसिकली वोलेटिलिटी है, वो आपके पोर्टफोलियो का रिस्क है। अब कोरिलेशन के फैक्ट को अगर आप रिकॉल करें तो रॉ जो है 1 होने का मतलब ये है कि रिस्क में कोई कमी नहीं आएगी, यानी दे आर परफेक्टली कोरिलेटेड एसेट्स। एक में जरा सी भी चेंज आती है तो दूसरे में एग्जैक्टली उतनी ही चेंज आती है, तो परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है उनके दरमियान में। इसलिए कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1 होने का मतलब ये है कि आपका रिस्क में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन अगर ये लेस देन 1 हो, कोरिलेशन अगर नेगेटिव हो, लेस देन 1 होने का मतलब नेगेटिव ही है ना,
रिकॉल करें, कोरिलेशन -1 से लेके +1 तक कोफिशिएंट हो सकता है। सो -1 में हम कहते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, यानी एक में इजाफा हो रहा है तो दूसरे में कमी होगी। और जो +1 है वो हमारा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, यानी एक में जितना इजाफा हुआ उतना ही दूसरे में भी इजाफा होगा। ठीक, तो इस वजह से नेगेटिव कोरिलेशन होना फायदेमंद है फॉर डाइवर्सिफिकेशन। इस तरह के एसेट्स में अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो चांसेस ये हैं कि मैं डाइवर्सिफिकेशन की वजह से जो बेनिफिट है रिस्क में मिनिमाइजेशन का वो मैं बड़े आराम से अचीव कर लूँ। अगर जो है वो रॉ मेरा पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो रिस्क है वो रिड्यूस तो होगा, लेकिन एक ख़ास नंबर से नीचे बिल्कुल नहीं जा सकेगा। अब जो -1 है उसको हमने कहा है कि मैक्सिमम रिस्क रिडक्शन। सो अब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था डाइवर्सिफिकेशन का, लेकिन परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कोएफिशिएंट होने की वजह से आपको मैक्सिमम रिस्क रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एफिशिएंट फ्रंटियर का। The locus of points representing the combination of risk and returns of various portfolios for a constant correlation coefficient. एक correlation coefficient को constant रख लें हम, और फिर उसमें रिस्क और रिटर्न के कॉम्बिनेशंस को जब हम प्लॉट करते हैं तो उसको हम एफिशिएंट फ्रंटियर कहते हैं। ये इसकी एक एग्जांपल आ गई। सो अगर आप, और ये प्लॉट हो रहा है, देखिए ये आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है पोर्टफोलियो का, और ये पोर्टफोलियो का रिस्क है जिसे हम सिग्मा कह रहे हैं। सो ये आपका एक्स एक्सिस पे रिस्क है, इसका मतलब है कि, और वाई एक्सिस पे रिटर्न है। तो अगर आप एफिशिएंट फ्रंटियर ड्रॉ करते हैं, जो ये कर्व बेसिकली लाइन बनी है, तो इसमें अगर आप देखें तो ये क्या कह रहा है कि इसमें रिटर्न कम है तो इसमें रिस्क भी कम है। तो अगर आप पॉइंट बी पे लाई करते हैं तो ये सजेस्ट कर रहा है कि आपको हमेशा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और अगर आप पॉइंट ए पे लाई कर रहे हैं तो ये आपको सजेस्ट कर रहा है कि हमेशा फॉरेन एफिशिएंट फ्रंटियर का फ़ायदा उठाना चाहिए, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने में आपको फ़ायदा है। ये वो सारे पॉइंट हैं जी। अभी अभी सब्र तो कर जाओ ना, मैंने स्लाइड को कंक्लूड तो नहीं किया। अच्छा, हम बात ये कर रहे हैं कि ये जो बी पॉइंट है ये हमें बता रहा है कि रिस्क कम है तो रिटर्न भी तो कम है ना। ठीक है, रिस्क कम है, रिटर्न भी कम है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा पॉइंट डी पे ले आते हैं तो यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि रिस्क बढ़ा है आपका या कम हुआ है, तो आपका रिटर्न जो है वो ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ से तो आपका रिस्क, ये जो सिग्मा है बेसिकली ये रिस्क ही शो कर रहा है ना। पॉइंट बी से पॉइंट डी की तरफ आप मूव करें तो आपका रिस्क कम होता है, जबकि आपका रिटर्न जो है वो इंक्रीज कर गया है। सो डोमेस्टिक में ये एफिशिएंट फ्रंटियर नहीं होगा आपका। डोमेस्टिक में एफिशिएंट फ्रंटियर ये पॉइंट डी होगा आपका, इसको आप ध्यान में रखिए। ये पॉइंट डी आपका एफिशिएंट फ्रंटियर है। अगर आप डोमेस्टिक में देखते हैं तो आप ये कहते हैं कि पॉइंट डी की निस्बत पॉइंट बी पे आप रिस्क भी ज़्यादा ले रहे हैं और रिटर्न भी कम ले रहे हैं। सो एफिशिएंट फ्रंटियर बेसिकली रिस्क और रिटर्न के कॉम्बिनेशन का नाम है, और फिर आपने ये देखना होता है कि आप कौन से लेवल पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो अब अगर आप देखें डी से सी पे मूव करते हैं तो सी जो है वो आपका ऑप्टिमल रिटर्न कहलाएगा मेरे हिसाब से, अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसकी रीज़न, ये जो चेंज इन रिटर्न है ये बहुत थोड़ा है
एज कंपेयर टू ये जो चेंज इन रिस्क का फैक्टर है, ये पूरा एरिया अगर आप गौर से देखें तो आपको इतना ज्यादा रिस्क लेके थोड़ा सा रिटर्न में इजाफा मिल रहा हो तो आप ये वाली फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रेफर नहीं करोगे, आप पॉइंट सी को प्रेफर करोगे जहां पे आपको बहुत सारा रिस्क मिनिमाइज करके अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पे जो की एलिमेंट है, यहाँ पे हम बार बार बेस्ट ऑप्शन की बात कर रहे हैं, ये ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। सो एफिशिएंट फ्रंटियर हमें बेस्ट पोजीशन बता सकता है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी जो सिचुएशन है वो आपने इन्वेस्ट करनी है। तो हमने यहाँ पे अजम्पशन ये रखी थी कि कोरिलेशन एक जैसी हो। तो कोरिलेशन क्या पता यहाँ पे 0.85 हो या -85 हो, यहाँ पे कोरिलेशन जो है वो शायद परफेक्ट +1 हो। सो ये एजम्पशंस है कि हमने एक कांस्टेंट कोरिलेशन को अज्यूम करते हुए डिफरेंट सिनारियोज बनाए और फिर उनको प्लॉट किया। सो इसमें से बेस्ट सिनारियो कौन सा, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपके लिए सी है, अगर आपने डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपके लिए डी है। अदरवाइज ये जो लोएस्ट पोर्शन है डी वाला, ये आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपको डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और अगर आपको ये लगता है कि आप वहाँ नहीं कर सकते तो आप पॉइंट ए पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी ऐसा ना, आप क्लियर हुआ कुछ? देखें, अभी हम बात कर रहे हैं ऑप्टिमल की। तो जब हम ऑप्टिमल की बात करते हैं, आपको ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पे आपका रिस्क और रिटर्न का जो कॉम्बिनेशन है वो बेस्ट हो। अब अगर आप डोमेस्टिक की बात करते हैं तो ये देखिए, डोमेस्टिक में ये पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं पॉइंट बी पे, लेकिन हमने इसको कहा है इनएफिशिएंट पोर्टफोलियो। एफिशिएंट नहीं कहा उसको, क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा है और रिटर्न कम है। तो एफिशिएंट कौन सा पोर्टफोलियो होगा हमारा, जहां पे हमारा ये देखिए रिस्क कम हुआ और ये पॉइंट डी था। तो डोमेस्टिकली अगर मुझे ये अडॉप्ट करना है तो ये मुझे बेनिफिट मिलेगा। जब हम जूं जूं फॉरेन की तरफ जाते हैं, अब यहाँ डोमेस्टिक ही हमने अज्यूम ये किया है कि डी तक हम डोमेस्टिक पे थे, जूं जूं हम इस एफिशिएंट फ्रंटियर में आगे बढ़ रहे हैं तो अब हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसमें इंक्लूड कर ली है। फर्ज करें जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्लूड कर लिया तो इसका मतलब ये है कि हम डोमेस्टिक प्लस फॉरेन के कॉम्बिनेशन से यहाँ बने हैं। ये पॉइंट प्योर फॉरेन इन्वेस्टमेंट का है, पॉइंट ए जो है, और जो पॉइंट बी था वो फर्ज करें प्योर जो है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का है। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से आपको जो है वो बी पे भी इनएफिशिएंसी मिल रही है और ए पे प्योर फॉरेन पे भी आपको जो है वो इनएफिशिएंसी मिल रही है। तो बात फिर वही आ जाती है कि आपको डाइवर्सिफाई करना है। सो ये जो पॉइंट सी था, पॉइंट ए से बेहतर था। प्योर फॉरेन करने की बजाय आपने डोमेस्टिक भी इसमें कोई ना कोई शामिल कर रखी है इन्वेस्टमेंट। इसी तरह प्योर डोमेस्टिक की बजाय पॉइंट डी बेहतर है, क्योंकि इसमें डोमेस्टिक के साथ साथ आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट का भी कोई ना कोई शेयर रखा हुआ है। अब पॉइंट सी और डी में डिफरेंस ये है कि डी में डोमेस्टिक का पोर्शन ज्यादा है और फॉरेन का पोर्शन कम है, और अगर मैं पॉइंट सी की बात करूं तो इसमें फॉरेन का पोर्शन ज्यादा है और डोमेस्टिक का पोर्शन कम है। जी आप बताइए। थैंक यू। सो अब इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन के इफेक्ट्स क्या होंगे? हमने पहले कहा है कि इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन causes a shift in efficient frontier at the same level of risk a higher return can be obtained। so उतना ही रिस्क लेके हायर रिटर्न हम ले सकते हैं। तो अब ये देखिए, हम प्योर डोमेस्टिक जो था, तो ये प्योर डोमेस्टिक कैटेगरी है आपकी BFG, ठीक है। और आपने अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसमें शामिल किया है तो ये देखिए आपका जो मिक्स है वो एक नए एफिशिएंट फ्रंटियर की तरफ आपको ले जाता है। रिलेशनशिप वही है,
पोर्टफोलियो रिस्क का पोर्टफोलियो रिटर्न के साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं। सो अब अगर आप देखें सेम लेवल ऑफ रिस्क की जब हम बात करते हैं तो आप एफ को दोनों ग्राफ्स पे अगर आप देखें तो ये पॉइंट एफ पे आपका जो रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप है उतना ही रिस्क है, लेकिन रिटर्न क्या है। इसी को जब हम उस ग्राफ के साथ देखते हैं तो आपका रिटर्न जो है वो कई गुना बढ़ गया। इसी तरह अगर आप डी को देखें तो आपका रिटर्न ये है, और यहाँ पे आप डोमेस्टिक को क्रॉस ही नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे जो प्योर डोमेस्टिक एलिमेंट है वो नहीं आएगा। तो अगर आप इस पॉइंट को देखें या इस पॉइंट को देखें तो आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंस है ये आपके रिटर्न्स का डिफरेंस है। अगर आप फॉरेन और डोमेस्टिक प्योर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या उसमें फॉरेन को भी शामिल करते हैं तो आपका जो इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन है उससे कोई बेनिफिट आपको मिलता है या नहीं मिलता। मिलता तो है। आपका जो एफिशिएंट फ्रंटियर है वो लेफ़्ट पे शिफ्ट हो गया, और लेफ़्ट पे शिफ्ट होने की वजह से उसमें जो रिस्क था वो कम हुआ, और उसी की वजह से उसमें जो रिटर्न है वो कंपैरेटिवली इंक्रीज़ कर गया, जिसकी वजह से वो एक नई कर्व जो है वो आपको राइट साइड पे मिलती है। सो नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो था कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के हवाले से। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो है वो हमें बताता है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इट्स सिस्टमैटिक रिस्क, और सिस्टमैटिक रिस्क जो है वो था बेसिकली बीटा, और वो मैयर हो रहा है अगर आप गौर से देखें। ये ऊपर जो फैक्टर है सिग्मा आर जे और आर एम। आर जे जो है वो आपका एसेट है, एसेट के रिटर्न्स हैं, और आर एम ये मार्केट के रिटर्न हैं, और ये मार्केट का बीटा आता है अगर हम सिग्मा स्क्वायर ऑफ आर एम से इसको डिवाइड करें। तो ये बेसिकली कोवेरियंस है, ठीक है। ये जो फैक्टर है हमारा सिग्मा आर जे कॉमा आर एम, ये बेसिकली हमारी कोवेरियंस है, और इसको जो है वो हम बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको मैं इसी की ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूँ, आर जे माइनस आर जे बार, ये आपका एक फैक्टर होगा। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। दूसरा फैक्टर क्या था हमारे पास, आर एम था, तो आप लिखेंगे आर एम माइनस आर एम बार इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, कि दोनों मल्टीप्लाई होंगे। जब मल्टीप्लाई हो गए आप ये दोनों फैक्टर्स, तो आपने फिर इनका सम ले लेना है। उस सम को जो है वो आपने डिवाइड करना है n-1 से, तो ये आपका आ जाता है सिग्मा आर जे आर एम। तो सिग्मा आर जे आर एम फाइंड आउट करने का फार्मूला आ गया हमारे पास। सिग्मा स्क्वायर का फार्मूला हमें पता है, तो ये लेकिन ये है मार्केट का, तो उसको हम लिखते होते हैं, जो सिग्मा स्क्वायर था वो था आर एम माइनस आर एम हैट। हैट से मुराद हमारे पास एवरेज था। सो मार्केट के एवरेज रिटर्न में से जो है वो इंडिविजुअल रिटर्न्स को माइनस करेंगे, उन सब को फिर स्क्वायर करेंगे, उसका सम करेंगे, और उस सम को जो है वो डिवाइड करेंगे हम n-1 से, तो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर आर एम आ जाएगा, ठीक। और ये टिपिकल जो है वो आपकी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है,
और ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है आपका? आई जो आपका इंटरेस्ट फैक्टर था, और ये इंटरेस्ट फैक्टर बेसिकली रिस्क फ्री इंटरेस्ट फैक्टर है, तो इसको रिस्क फ्री रेट भी अक्सर बुक्स में लिखा गया है। तो ये जो आई है ये आपका मिनिमम इंटरेस्ट रेट है जो आपको हर हाल में अर्निंग होनी है। तो ये बेसिक अर्निंग आपको इतनी तो होनी है। और ये जो फैक्टर है बीटा से ऑनवर्ड, इसको हम कहते हैं इक्विटी रिस्क प्रीमियम, कि मैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगा के जो रिस्क लूँगा उसके बदले जो मुझे बेनिफिट मिलेगा वो बेसिकली इक्विटी रिस्क प्रीमियम है। सो मैं आर एम माइनस आई को बीटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास इक्विटी रिस्क प्रीमियम आ जाएगा। तो आर एम क्या था? मार्केट रिटर्न था। आई हमने कहा है कि वो लोकल मिनिमम इंटरेस्ट रेट है जो हर हाल में इन्वेस्टर को मिलना ही मिलना है। सो पाकिस्तान में इसको जो है वो काइबोर माना जाता है, कराची इंटर बैंक ऑफर रेट्स। सो जो काइबोर है वो आपका रिस्क फ्री रेट है, और जो आरएम है आपका रिस्क बेस्ड मार्केट रिटर्न है। और उन दोनों का डिफरेंस को जब हम मार्केट बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इक्विटी रिस्क प्रीमियम आता है। सो इसमें एजम्पशन ये है कि आपको ये आई तो हर हाल मिलना ही मिलना है, तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। और वो जो इक्विटी रिस्क प्रीमियम है वो आप जितना रिस्क लेंगे उतना आप रिटर्न लेंगे। ये जो लाइन बनती है रिस्क को जो जो हम बढ़ाते जाते हैं उतना रिटर्न जो है वो बढ़ता जाता है। इस लाइन को हम सिक्योरिटी मार्केट लाइन कहते हैं, SML से हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये सिक्योरिटी मार्केट लाइन है। तो ये आरजे ओवरऑल रिटर्न था, ये आपका RM है जो मार्केट रिटर्न है, यहाँ तक आपका आई है, ये आपका बीटा 1 है, और ऑब्वियसली यहाँ पे आप जो है वो बीटा 2 कह रहे होंगे एंड सो ऑन। अगर आप प्लॉट करना चाहें तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो फैक्टर है ये दरमियान वाला, ये RM माइनस आई है जिसने बीटा से मल्टीप्लाई होकर इक्विटी रिस्क प्रीमियम बनना है। जी कोई क्यूरी किसी को यहाँ तक? ओके फाइन। तो बीटा की कुछ इम्प्लीकेशन है। तो बीटा 1 हो तो आप गौर से देखें, राइट का फैक्टर था बीटा इंटू RM माइनस आई। बीटा की जगह मैं 1 पुट करूं तो जो राइट साइड पे जो फैक्टर है वो RM माइनस आई, ठीक है, और जो लेफ्ट साइड पे फैक्टर था वो था आई प्लस। तो आपका नेट जो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी आई प्लस RM माइनस आई। तो आई माइनस आई तो कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आपका जो RJ है, जो रिटर्न ऑन स्पेसिफिक इक्विटी है, वो मार्केट रिटर्न के बराबर हो जाएगा, यानी वो RJ RM के बराबर होगा। सो बीटा 1 होने का मतलब ये है कि आपको जो है वो सिर्फ मार्केट रिटर्न मिलेगा। अगर बीटा लेस हो तो इसका मतलब यह है कि जो मार्केट पोर्टफोलियो पे जो रिटर्न है उससे आपको कम रिटर्न मिलेगा। लेस देन 1 होने का मतलब यह है कि आपका जो इक्विटी रिस्क प्रीमियम है वो कम होगा RM से। क्यों? फर्ज करें RM माइनस आई हमारे पास है 3%। सो जब बीटा 1 था, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर तो 3% ही आएगा ना। लेकिन आप फर्ज करें बीटा 0.5 है, जब 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3% से तो आंसर तो 1.5 आएगा। तो इस वजह से बीटा लेस देन 1 होने का मतलब यह है कि आपको रिटर्न मार्केट से भी कम मिलेगा। और बीटा 1 होने का मतलब यह है कि आप जो है मार्केट पोर्टफोलियो के रिटर्न के बराबर कमा रहे हैं। ये हम पहले बात कर चुके हैं।
अच्छा, बीटा अगर ग्रेटर देन 1 हो तो इसका मतलब यह है कि आप जो मार्केट पोर्टफोलियो रिटर्न है यानी जो आरएम था उससे ज़्यादा कमाएंगे। इसका मतलब यह है कि रिस्क जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा जो है वो आप इवेंचुअली रिटर्न अर्न करोगे। एक करेक्शन जो है वो मेरे माइंड में आ रही है जो यहाँ होनी चाहिए थी, वो आप नोट कर लें प्लीज़। इस स्लाइड में ये जो पहला फैक्टर है हमारे पास बीटा इज इक्वल टू 1, इसको 1 नहीं होना चाहिए, इसको 0 होना चाहिए। ठीक है, जब ये 0 हो तो ये मेरी जो इंटरप्रिटेशन है ना रिस्क फ्री रेट वाली, ये भी ठीक हो जाती है। सो आप खुद देखें कि बीटा अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो आंसर मेरा हमेशा रिस्क फ्री रेट यानी आई आएगा। तो आर एम माइनस आई को जब मैं बीटा से मल्टीप्लाई करूंगा, बीटा यानी मैं 0 पुट कर रहा हूँ, तो 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 0। इसका मतलब ये है कि मेरा जो इक्विटी पे जो रिटर्न था आर जे, वो हमेशा रिस्क फ्री रेट यानी आई के बराबर होगा। शर्त यह है कि बीटा 0 हो। क्योंकि बीटा 0 की कंडीशन उसने डिस्कस नहीं की, तो इस वजह से मैंने मुनासिब समझा कि करेक्शन करके हम इसको रिस्क फ्री रेट की इंटरप्रिटेशन की तरफ ले जाएं। अब चलते हैं इंटरनेशनल कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की तरफ। वो तो था लोकल। सो आई कैपम क्या कहता है? द मॉडल डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड सिस्टमेटिक रिस्क। तो जो नॉर्मल कैपम था वो भी तो यही बता रहा था कि अब फर्क क्या है यहाँ पे। When assets are priced in internationally integrated financial markets, जब एसेट्स ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट हो गए हैं जो फाइनेंशियली इंटीग्रेटेड जो है वो मार्केट्स, तो हमें आई कैपम की जरूरत पड़ती है। इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं? इम्प्लीकेशंस ये है कि इन्वेस्टर्स कैन नॉट ऑब्टेन abnormal returns by investing in foreign securities unless the markets are segmented. तो पहली बड़ी इम्प्लीकेशन तो इसकी यही है कि इन्वेस्टर्स को जो है वो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा मां सिवाय उस जगहों के अगर मार्केट सेगमेंटेड हो, यानी हर सेगमेंट के लिए अलग से मार्केट हो तो आपको फ़ायदा है, अदरवाइज जो है वो इंटरनेशनल जो कैपम है उसको यूटिलाइज करने का इन्वेस्टर्स को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं। अब मार्केट सेगमेंटेशन क्यों ज़रूरी है? एक, जो लीगल बैरियर्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं हर सेगमेंट के लिए। इस वजह से आप ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे जहां पे लीगल बैरियर्स मिनिमम हो। फिर जो लोकल इंफॉर्मेशन है उसको ढूंढना और इंटरप्रेट करना जो है वो थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप जो है वो मार्केट को सेगमेंटाइज कर लें, छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब अगर मैं काउंटर पे खड़े होकर भी पूछूं ना कि फलानी चीज़ कहाँ पड़ी है, तो जो काउंटर पे खड़ा हुआ इंसान है वो मुझे बता सके, तो सेगमेंटेशन अगर हुई होगी तो बड़े आराम से वो मुझे गाइड कर सकेगा, अदरवाइज वो गाइड नहीं कर सकता। तो इंफॉर्मेशन की गाइडेंस और इंटरप्रिटेशन जो है वो उसमें जो डिफ़िकल्टी थी वो किसी हद तक कम हो जाती है। फिर जो आपका जो फॉरेक्स रिस्क है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, वो डिफरेंट है डिफरेंट सेगमेंट्स में, और सेगमेंट्स आप कंट्री वाइज भी बना सकते हैं। फर्ज करें आपके यूके के साथ रिलेशन डिफरेंट है एज कम्पेयर टू यूएसए के, तो आपको जो है वो अपना जो एक्सचेंज रेट है उसको मद्देनजर रखते हुए आप मार्केट सेगमेंटेशन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो आपका रिस्क है वो सेगमेंटेशन करने से स्प्रेड हो जाता है। अगर आप जो
रिस्क की बात करते हैं तो फिर परचेजिंग पावर का रिस्क, यानी जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं मोस्ट कॉमनली, इन्फ्लेशनरी रिस्क भी तो आपको फेस करना पड़ेगा। मार्केट सेगमेंटेशन जो है वो करने से आपका जो इन्फ्लेशनरी रिस्क है वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाता है। तो आपको जो है मार्केट सेगमेंटाइज करके जो रिस्क, डिफरेंट रिस्क कंपटीशन है और रीजंस हैं उनकी, वो थोड़ी सी आसान हो जाती हैं टू इंटरप्रेट। सो रिस्क की आप बात करें तो पॉलिटिकल और कंट्री रिस्क हमें फेस करने पड़ते हैं। सो उसको सेगमेंटाइज करने से आप जो है वो किसी हद तक रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि आज की डेट में 4 सेगमेंट्स काम करेंगे और कल फिर 4 सेगमेंट्स काम करेंगे, तो हर तरह का जो है वो इन्वेस्टर एग्जिस्ट करता है। तो आपका जो पॉलिटिकल और कंट्री रिस्क है वो मार्केट सेगमेंटेशन में की वजह से जो है वो किसी हद तक कर्टेल कर जाता है। तो आप जैसे इकॉनमी लाइक पाकिस्तान है, उसमें कोई इंटरनेशनली हमारी इक्विटी में आके इन्वेस्ट करना चाहे तो वो देख सकता है कि कौन से सेगमेंट्स में जो है वो इन्वेस्ट करना उसके लिए प्रॉफिटेबल है, तो वो वहीं पे इन्वेस्ट करेगा, उससे प्रॉफिट लेगा और जो है आपको जो कैपिटल गेन है वो पे करके वो मूव बैक करता है। तो जो रीजंस हैं आपकी मार्केट जो है वो सेगमेंटेशन के पॉलिटिकल और कंट्री वाइड अगर हम देखें तो पॉलिटिकली और जो है वो कंट्री लेवल पे डिफ़ॉल्ट का जो रिस्क है वो इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा परेशान किए रखता है कि अगर कंट्री ने डिफ़ॉल्ट कर लिया तो हमें तो जो है अपनी डिज़ायर्ड जो अमाउंट है वो कभी भी नहीं मिलेगी। फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो होती ही हैं जिस मार्केट में आप जाते हैं, लेकिन आप ये तो कर सकते हैं कि जिन सेगमेंट्स में ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम है आप उनमें इन्वेस्ट करें, तो उससे आपकी ओवरऑल ट्रांजैक्शन कॉस्ट मिनिमाइज हो सकती हैं। फिर टैक्सेशन का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। हमने कहा था कि आफ्टर टैक्स रिटर्न्स जो हैं चाहे वो बॉन्ड्स पे हो चाहे वो इक्विटी पे हो, वो कैलकुलेट करना और अपनी ट्रू पोजीशन देखना कि यहाँ पे रहना फ़ायदेमंद है या नहीं है। तो आप जो है वो अकॉर्डिंगली जो है टैक्स रेट्स को देख के अपने एस डॉट को यानी फॉरेन एक्सचेंज को और फिर एक्यूमुलेटेड जो आपके वहाँ पे रिटर्न आ रहे थे डी और ए या आर, उनको आप जो है कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके अपना जो डिसीजन है वो बेहतर तौर पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करने से कोई बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। डोमेस्टिक रेगुलेशंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं मार्केट सेगमेंटेशन में, मार्केट सेगमेंटेशन प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने में। फर्स्ट करें गवर्नमेंट प्रमोट कर रही हो कि हमारे यहाँ एनर्जी क्राइसिस है, फ़र्ज़ करें इस्लाम पाकिस्तान की बात करें तो गवर्नमेंट ये प्रमोट कर रही हो कि जो मिनी हाइडल पावर प्लांट्स हैं जो भी लगाना चाहेगा उसको लोन मिलेगा 4% पे और उसको अगले 15 साल तक टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। अब फ़र्ज़ करें अगर आप ये कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप डोमेस्टिकली सिर्फ उसी सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ कंट्री जो है चाह रहा है कि आप उस सेक्टर को मजबूत करें। जब आप पावर सेक्टर में आप एंटर होंगे और छोटे छोटे हाइडल पावर पॉइंट्स लगाएंगे तो आपकी एनर्जी जो है वो सेल होगी और आप उससे प्रॉफिट्स अर्न करेंगे। उन प्रॉफिट्स पे आपको टैक्सेस भी नहीं देने पड़ेंगे और फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड ऑब्वियसली। और आपका बिजनेस जो है वो जो जहाँ पे प्रॉब्लमेटिक जिस फेज़ में हो सकता है उस फेज़ में वो काफ़ी हद तक स्टेबल हो गया। तो इस वजह से आपकी जो डोमेस्टिक रेगुलेशंस हैं किसी इंडस्ट्री को फेवर कर सकती हैं बाज़ औक़ात और किसी इंडस्ट्री को में इन्वेस्ट करने से आपको रोक सकती हैं। तो इस वजह से आपको अकॉर्डिंगली देखना है कि कौन सी इंडस्ट्री को जो कंट्री है
वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। डोमेस्टिक रेगुलेशंस भी मार्केट सेगमेंटेशन को हवा